बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडवांस रूलिंग। मैं एक्चुअली सिर्फ वही चैप्टर्स उठा रही हूँ लास्ट के जिसमें आते आते हम लोग थक जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है एंड हमें लगता है कि चल ठीक है यार देख लिया जाएगा इनका, ठीक है ना, या फिर इतना लेजी हो जाते हैं हम उसे पढ़ते पढ़ते कि मन नहीं करता है पढ़ने का। तो ये शॉर्ट वीडियोस हैं, आप इसे आराम से रेफर कर सकते हैं। इसमें हम पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड हम एक बार जो है कोशिश ये करेंगे कि हम इम्पोर्टेंट जो भी है ना हम उसे टिक कर लें, हम उसे मार्क कर लें, ठीक है। मैं मॉड्यूल इसलिए उठा रही हूँ कि सबके पास अवेलेबल होता है एंड ये इजिली एक्सेसिबल है आईसीएआई की वेबसाइट से। चलो एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग हम वैसे तो बीटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये क्यों लेकर आए हैं क्या, बट स्टिल हम एक बार जो है बेसिक पूरा उठाते हुए जिससे कि टॉपिक इजी रहे गोइंग होता जाए, ठीक है ना। तो एडवांस रूलिंग जो है, जो भी एक्टिविटीज प्लानिंग के अंतर्गत चल रही होती है या फिर जो एप्लीकेंट होता है उसे कुछ चीजें समझनी होती हैं जिसमें उसे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, वो उसके लिए लेता है। जैसे कि द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेटिंग एडवांस रूलिंग, उसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोवाइड सर्टेनिटी इन टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स लायबिलिटी में जो है सर्टेनिटी आ जाएगी। भाई अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर है या फिर एक नॉर्मल इन्वेस्टर ही है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो कंफ्यूज है कि भाई उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो जो है वो एडवांस रूलिंग के अंडर में जा सकता है, ठीक है ना। अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय इंश्योरिंग सर्टेनिटी इन टैक्सेशन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। आप जानते हैं मोदी जी जो है आत्मनिर्भर भारत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी इनवाइट किया जा रहा है, तो उनको जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो बात में ऐसा ना हो कि भाई हमें तो धोखा मिल गया, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना टैक्स लग जाएगा, अदरवाइज हमने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया होगा। तो एडवांस रूलिंग के थ्रू जो है उनको एक श्योरिटी मिल जाएगी, रिड्यूस लिटिगेशंस। होता क्या है ना, डिपार्टमेंट ये बोलता है कि नहीं 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 यहाँ पे तो टैक्स लगता ही लगता है, एंड एप्लीकेंट को लगता है कि नहीं नहीं ये तो एग्जेम्पशन की लिस्ट में था, ठीक है, तो उधर जो है लिटिगेशंस आ जाती हैं। तो उन लिटिगेशंस को कम करने के लिए जो है ये एडवांस रूलिंग होता है। या फिर ये जो है एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और काफी सस्ता प्रोसीजर है, ठीक है ना, क्योंकि अगर लिटिगेशन में मैटर फंसता है तो हमारी जो भी लिटिगेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए जो है एडवांस रूलिंग ले आए हैं जिससे कि ये चीजें काफी इजी वे में निकल जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एडवांस रूलिंग का रीजन क्या है, ठीक है। अब एडवांस रूलिंग जो है कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 97 में आता है, क्वेश्चंस फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व, ठीक है। एडवांस रूलिंग किस किस चीज के लिए ले सकते हैं, है ना। तो एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। क्लासिफिकेशन मतलब हमें लग रहा है ये सर्विस है, हमें लगता है ये सर्विस है, बट डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं इसे जो है गुड्स की कैटेगरी में जाएगा, तो क्लासिफिकेशन की वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशू। डिफरेंट टाइम में जो है डिफरेंट नोटिफिकेशन इशू होती रहती है ना, तो उसमें जो है क्लैरिटी के लिए कि कौन सी नोटिफिकेशन हम पे एप्लीकेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। देखो ये छोटी छोटी बिजनेस फर्म्स पे नहीं लगता है, ये ना मेनली जो एसईजेड्स होती हैं या फिर स्टार्टअप इंडियाज होते हैं जो कि बाहर से या फिर कुछ नया प्रोडक्ट करने की, नया कुछ प्रोडक्शन या नई कोई सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे आके किसी को कंफ्यूजन आती है। जो जनरल प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं उनके लिए तो फिर इजी होता है, बट जैसे जैसे चीजें नई होती हैं या कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है वहां पे जाके जो है ये नोटिफिकेशंस में जो है कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ठीक है। या तो हमें डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको हम बोलते हैं टीओएस, ठीक है, या फिर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है,
है ना, इस चीज के लिए। अच्छा, आईटीसी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है ना, आईटीसी की फिगर बहुत बड़ी होती है ना, तो आईटीसी कितना उसे मिलेगा, हो सकता है वो आईटीसी के लिए एलिजिबल ही ना हो, है ना। तो ये चीज जो है हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि वो एक एडवांस रूलिंग में अपनी एप्लीकेशन डाल देगा, जो भी एप्लीकेंट होगा वो कोई कंफ्यूजन है, और वहां से उसे ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी, ये जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं ये लगभग आप देखिए सारे वही टॉपिक्स हैं। ठीक है, वेदर द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, एक चीज ये कि उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी है या नहीं है, एक चीज ये। एंड द लास्ट इज वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय एप्लीकेंट with respect to any goods or services or both amounts to result in supply of goods। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे भी जो है, क्योंकि अगर सप्लाई होगा तभी जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। ये चीज जो है यहाँ से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे जो है 7 क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब एडवांस रूलिंग के थ्रू पता चलता है ना। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ जहां पे जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी पेंडिंग इन एनी प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ एप्लीकेंट, उस एप्लीकेंट ने ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग कर रखी है, कोई क्वेश्चन पूछ रखा है, या फिर उसका डिसीजन आ चुका है कि भाई इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। अब वो सोच रहा है कि चलो यार एक बार दोबारा करते हैं, हो सकता है डिपार्टमेंट का मूड बदल जाए। तो इसमें मूडिंग वाला कोई किस्सा नहीं है, आप ऑलरेडी अगर एक बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू आस्क इट अगेन इन एडवांस रूलिंग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हुए। अच्छा, इसमें जो है ना ये अथॉरिटी की लिस्ट दी हुई है कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एक तो जो होता है जो हमें ये बताता है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है एडवांस रूलिंग के लिए, ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वाले लोग होते हैं, है ना। ये हमारी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। फिर होता है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसको हम बोलते हैं AAAR। ठीक है, ये कौन होते हैं, अगर बाई चांस हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई एंड एसएससी को लगता है, एप्लीकेंट को लगता है कि नहीं यार ये ना कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, मुझे ना अपील करनी है, तो वो इस अथॉरिटी के पास जाता है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी होगी जिसको हम बोलते हैं AAR, ये मिनिमम ऑफ जॉइंट कमिश्नर तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो है पर्टिकुलरली स्टेट पे या फिर यूनियन टेरिटरी पे लगता है। ठीक है ना, इसका सेंट्रल से कोई वास्ता नहीं है, इसकी वजह से एडवांस रूलिंग में कभी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, एडवांस रूलिंग में कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई पे। रीजन, क्योंकि ये बाइंडिंग होता है एप्लीकेंट पे। ठीक है, ये बाइंडिंग होता है वहां के ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर पे, एंड ये एप्लीकेबल होता है कोई भी कंसर्न ऑफिसर है बस। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक चीज और, अगर एडवांस रूलिंग ली गई है तो जिस भी एप्लीकेंट ने ली है ना, जैसे एप्लीकेंट मिस्टर एक्स ने लिया है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए के लिए,
ठीक है, अगर मिस्टर वाई बोले कि इसको मिल गई एडवांस रूलिंग, है ना, मुझे भी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मिस्टर वाई को एप्लीकेशन देकर अपनी रूलिंग अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो एडवांस रूलिंग एक एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल है, वो जरूरी नहीं है दूसरे के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। समझे? मतलब अगर एक एडवांस रूलिंग है, एडवांस रूलिंग ये मिस्टर एक्स पे एप्लीकेबल है, ठीक है, तो सेम ये वाली जो एडवांस रूलिंग है ना, ये मिस्टर वाई पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, इसको अपना खुद देखना पड़ेगा। ये इसने अपनी ली तो ये इसके लिए है, बस ऐसा नहीं है कि एक ने करा और सबको मिला, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, एंड इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए, अच्छा इसका ना एक प्रोसीजर होगा, भाई किसी भी चीज का अगर हम कुछ करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसका भी एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग, और ये जो है सेक्शन 98 में हमें बताया गया है। ओके, हमें जो एप्लीकेंट होता है उसे जो है एडवांस रूलिंग के लिए एक फीस देनी पड़ती है, दैट इज ऑफ ₹5,000। ये फिगर याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, मैं अपने नोट्स में से पढ़ा रही हूँ, रीजन ये कि उधर जो है कंसाइज वे में लिखा हुआ है। एप्लीकेंट शुड मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी जिसको भी एडवांस रूलिंग चाहिए वो एप्लीकेंट हो गया। किसको करनी है? AAR, दैट इज अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी उसका फॉर्म है उसमें, विथ ₹5,000, 5,000 रुपए के साथ। ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जैसे ही मिलेगी, ठीक है, वैसे ही जो है ये जो AAR है ना, ये जो AAR है, इसको मिली एप्लीकेशन, तो ये जो है एक कॉपी किसको भेजेगा? कंसर्न ऑफिसर को, जिस भी वो ज्यूरिसडिक्शन में आता था, है ना, और उससे बोलेगा भाई अपना एक रेलिवेंट रिकॉर्ड बता। ठीक है, AAR में नॉट एडमिट। ठीक है ना, अच्छा AAR के पास भी ना अथॉरिटी नहीं होती है, अथॉरिटी नहीं होती है कि वो एप्लीकेशन को एडमिट करे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिसके ऊपर जो है डिसीजंस ऑलरेडी आ चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं, या फिर वो ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहे हैं। दैट इज AAR may not admit any application the question raised in which is already pending, जो ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, in any proceeding in the case of the applicant। तो नेक्स्ट पॉइंट है, the AAR may examine the application along with records and may either accept या फिर reject। मतलब AAR सब देखकर, जो भी एप्लीकेशन है उसको देखकर, बाकी रिकॉर्ड्स देखकर या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा लेकिन जब भी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ना, तो जो भी एप्लीकेंट होगा उसे ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। मतलब उसे एक बार तो भाई तू भी बोल ले अपने मन की, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो ये बोलने लगे कि नहीं नहीं आप ना गलत कुछ समझे, मैं ये नहीं ये बोल रहा था। ठीक है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, जो भी एप्लीकेंट होगा रिजेक्शन के टाइम पे। ठीक है ना, अगर उसके बाद भी अगर कोई एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसी रिजेक्शन का जो भी रीजन होगा वो उसके ऑर्डर पे स्पेसिफाइड रहेगा। द एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, द रीजन ऑफ सच रिजेक्शन शैल बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। ठीक है, आगे, एंड
अगर भाई एक तो हो गया रिजेक्शन, या फिर एडमिट अप्लाई एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो एडमिट हो गया तो उसकी जो भी रूलिंग होगी, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, जो भी प्रोसीजिंग्स होंगी, वो एएआर को विद इन 90 डेज पास ऑन करनी रहेगी। उसे जो है अनाउंस करना रहेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। कहां से? डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज बिफोर गिविंग द रूलिंग AAR shall examine the application and any further material furnished by applicant or by concerned officer. रूलिंग देने से पहले AAR एक बार ये भी देख लेगा कि एप्लीकेंट जो था उसने एप्लीकेशन के साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी थी, या फिर जो कंसर्न्ड ऑफिसर जिसके पास जो है AAR ने इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए एक डॉक्यूमेंट भेजा था, उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है क्या? तो रूलिंग से पहले AAR इसे जो है कंफर्म कर लेगा, जो अथॉरिटी है वो इसे कंफर्म कर लेगी, है ना। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि बाई चांस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा हो, है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा हो। इफ देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ AAR, मतलब एक जो AAR है ना, एक जो अथॉरिटी है वो बोल रही है कि GST अप्लाई होगा, ठीक है, दूसरी बोलेगी नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं पे कंफ्लिक्ट आ रहा है या फिर कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो ना इस केस में ये जो AAR है वो लोग अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे? अपीलेट अथॉरिटी के पास। ठीक है, अगर वहां पर भी अपीलेट जो अथॉरिटी थे ना, उन लोग के बीच में भी भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, कॉमन कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर किसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और है, किसी के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कुछ और है, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ भी हो सकता है। एडवांस रूलिंग तो 7 क्वेश्चंस के ऊपर ली जाती है, तो कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है या फिर कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू कम ऑन अ कॉमन कंक्लूजन, एक कॉमन कंक्लूजन पे वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि कोई एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई है। इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कोई एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ये मान लिया जाएगा, ठीक है। ये तो उन केसेस में, एक्सट्रीम केस में, जहां पे मतलब अथॉरिटी के बीच में भी कंफ्लिक्ट है, फिर अपीलेट अथॉरिटी के बीच में भी कंफ्लिक्ट है, हर जगह सिर्फ कंफ्लिक्ट ही है, कुछ कॉमन हो ही नहीं पा रहा है, तो उस केस की बात हो रही है। नेक्स्ट, अगर भाई एडवांस रूलिंग पास ऑन हो चुकी है तो उसकी जो कॉपी है वो एप्लीकेंट के पास जाएगी, कंसर्न्ड ऑफिसर या फिर जो भी जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होगा उसके ऊपर, क्योंकि यही लोग बाइंडिंग होते हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग ऑफ एडवांस रूलिंग भी इन्हीं के ऊपर ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हुए अब ना, अब जो भी एडवांस रूलिंग दी थी ना एप्लीकेंट ने, उसको ना अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया। अथॉरिटी रिजेक्टेड द एडवांस रूलिंग, ठीक है, कि नहीं भाई ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, उसका एडमिट ही नहीं किया। तो ये जो एप्लीकेंट है ना, या फिर उसके अकॉर्डिंग ना GST नहीं लगना चाहिए था एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग, बट अथॉरिटी ने बोला GST अप्लाई होगा। अब ये एप्लीकेंट जो है ना वो भड़का हुआ बैठा है, बोल रहे कुछ भी बोलेंगे ये लोग, हाँ
कि ये होगा ऐसे, ना ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो जो एप्लीकेंट है ना, ये जो एप्लीकेंट है, इसके पास ना ऑप्शन है अपील में जाने का। अपील में मतलब फर्दर अथॉरिटी के पास जाने का, ठीक है। वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में, ठीक है। उसको विद इन 30 डेज जाना रहेगा। जब से उसका एडवांस रूलिंग का सर्टिफिकेट उसके पास आया है ना, तो विद इन 30 डेज उसे जो है वो अपील फाइल करनी रहेगी। ठीक है। एंड उसके साथ में, अपील के साथ में एप्लीकेंट को फीस ऑफ ₹10,000 पे करनी रहेगी, ठीक है। 10,000 की फीस लगेगी। एंड ये जो 30 डेज है, अगर ऑफिसर को लगता है कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए तो प्लस 30 डेज की और एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है। बट सफिशिएंट कॉस्ट। ऐसे ना यहाँ पे जैसे लिखते जाओ साइड में पेन से या पेंसिल से, तो कैसे ना कि जब आप इस पेज पे आओगे ना, आपको इतना पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा ये पढ़ रहे हो, नहीं, सिर्फ इतना इतना पढ़ते जाओगे ना, इधर 30+30, तो आपको पता रहेगा कि 30 डेज में वो अपील उसको फाइल करना इजी रहेगा, मतलब मस्ट रहेगा, एंड प्लस 30 सफिशिएंट कॉस्ट, दैट्स ऑल। इधर एक पॉइंट खत्म, है ना। एंड अपील हैज टू बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विथ फीस ऑफ ₹10,000। ये मार्क्ड है, हमें पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ना, वो ना बाइंडेड होती है कि उसको जो है अपील विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, उसको ना अपना डिसीजन देना होता है। द अपीलेट अथॉरिटी मस्ट पास एन ऑर्डर, उसे ऑर्डर पास करना पड़ेगा विद इन 90 डेज। तो इसमें पता है आप क्या करो, इसमें ना इसको ऐसे मार्क कर लो, अपीलेट अथॉरिटी मस्ट पास एन ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एन अपील, बस, ठीक है। अगर वही वाली चीज जो हमने उधर सेक्शन 97 में पढ़ी थी, अगर अपीलेट अथॉरिटी के बीच में जब अपील हुई है तब कोई डिफर ऑफ पॉइंट, मतलब कोई कॉमन कंक्लूजन नहीं आ पा रहा है, तो हम ये डील कर लेंगे कि नो एडवांस रूलिंग हैज बीन इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। इट्स अगेन द सेम पॉइंट, ठीक है। ये जो अपीलेट अथॉरिटी है वो या तो मॉडिफाई कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, या फिर अगेंस्ट में भी डिसीजन दे सकती है, मतलब इसके पास सारे राइट्स हैं। एंड ये जो भी कॉपी ऑफ अपील की होगी एडवांस रूलिंग की, वो किस किस के पास जाएगी? कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट, द कंसर्न्ड ऑफिसर एंड द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर एंड टू अथॉरिटी। तो ये 4 के पास जाएगी, वो 3 के पास जाती थी, ये 4। अथॉरिटी कौन सा? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है ना, तो वो जो है 6 मंथ्स में रेक्टिफाई करी जा सकती है। किस किस को पावर रहती है? AAR को पावर रहती है, प्लस अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, दोनों के पास पावर ये चीज की होती है 6 मंथ्स में मिस्टेक को ठीक करने की। एंड एक बार मिस्टेक ठीक हो गई तो जो है वो फिर से उन्हीं तीनों के पास जाता है एप्लीकेशन की, हाँ भाई ये एप्लीकेंट के पास में, कंसर्न्ड ऑफिसर के पास में और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास में। ये मिस्टेक कौन कौन बता सकता है? बॉट बाय नोटिस, बाय एप्लीकेंट, कंसर्न या फिर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। इसमें एक चीज और है, अगर बाई चांस टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है ना,
अगर ये जो टैक्स लायबिलिटी है, मैं इधर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अगर टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर आईटीसी, आईटीसी का मतलब इनपुट है ना, ये तो एप्लीकेंट को ही मिलता है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में ना जो एप्लीकेंट होगा उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा रेक्टिफिकेशन से पहले। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडवांस रूलिंग जो है, जो अथॉरिटी ने दिया हो या फिर अपीलेट अथॉरिटी ने दिया हो, ठीक है, वो किस किस के ऊपर बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग होता है एप्लीकेंट के ऊपर, कंसर्न्ड ऑफिसर के ऊपर एंड जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। एंड एक चीज और, जो भी एडवांस रूलिंग हमें दी गई है ना, इसका नाम नो टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है या फिर 2 इयर्स के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के लिए जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक जो है उसके ऊपर ये एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहेगी, अनटिल अनलेस उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। द लॉ डजंट प्रोवाइड for time period for which the ruling shall apply. Instead, it has been provided that advance ruling shall be binded till the period when the law, fact of circumstances supporting the original advance ruling has not been changed. मतलब या तो लॉ में कोई चेंज आ जाए या फिर सर्कमस्टांसेस जो ओरिजिनली हमने एडवांस रूलिंग ली थी उसमें जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तब तक जो है एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल रहेगी। आगे बढ़ते हुए, जो ये एडवांस रूलिंग है ये कौन से केसेस में जो है वॉइड डिक्लेयर होती है? सेक्शन 104 हमें ये चीज बताता है। ये वॉइड तब डिक्लेयर होगी जब जो अथॉरिटीज है ना, अथॉरिटीज कौन कौन से हो गए? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। इनको ये पता चलेगा कि जो इंफॉर्मेशन आई है या एप्लीकेंट ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो फ्रॉड से दी है या फिर सप्रेशन करके दी है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स दिया है, तब जो है जो भी ऑर्डर पास हुआ होगा वो सारा जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा और उसके ऊपर सारे प्रोविजंस, ऑल प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी में अप्लाई, ठीक है, उस तरीके से अप्लाई होंगे कि कभी एडवांस रूलिंग लगी ही नहीं थी। एज सच advance ruling has never been made. उसको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, इधर आप इतना लिख दो, एंड ये जो कॉपी होगी ऑर्डर की ये वही 3 लोगों के पास जाएगी, वुड बी सेंड टू एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर एंड जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, ठीक है। इसका मैं आपको एक चीज समझाती हूँ इसमें, जैसे कि एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग दी मिस रिप्रेजेंटेशन करके एंड उसका जो जीएसटी रेट है वो उसको 5% मिल गया एडवांस रूलिंग में, बट जब AA या फिर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को पता चला कि ये तो मिस रिप्रेजेंट किया गया है, इसका जो जीएसटी रेट है ना वो तो 18% है, जिसकी वजह से ये जो है, ये जो एप्लीकेंट है ना, ये सस्ते में सामान बेच पा रहे हैं, तो एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो हो जाएगी एंड जीएसटी फ्रॉम द स्टार्टिंग 18% लग जाएगा, ठीक है। 5% का कोई भी रेलिवेंस नहीं रह जाएगा, नो रेलिवेंस, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 104 एंड सेक्शन 105 जो है वो बहुत सिंपल है, वो ये बताता है कि जो अथॉरिटीज है ना, ये AAR एंड
ये अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इनके पास ना सिविल कोर्ट की सारी पावर्स हैं। ये जो है ओथ लेवा सकते हैं, ये एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है, ये बाइंड कर सकते हैं एसएससी को प्रेजेंट होने के लिए, ठीक है, कोर्ट में। तो बस 105 एंड 106 से एक चीज ये बोलता है। उसके अलावा एडवांस रूलिंग चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पीछे के चैप्टर्स है ना सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, इनमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विच आर द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 97 इन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें वो 7 आंसर्स हमें देने हैं, 7 जो स्टेटमेंट्स हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे करके हमने 7 चीजें पढ़ी थी। ये उसी चीज के लिए पूछ रहा है कि आपको 7 चीजों का यहाँ पे जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एडवांस रूलिंग में, आपको वो स्पेसिफाई करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग। ये तो डीटी में भी पढ़ रहे हैं, आईडीटी में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, टू whom will the advance ruling be applicable। एडवांस रूलिंग किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी? 3 लोगों के ऊपर, एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर एंड जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये हमने स्पेशली पढ़ा था, कोई टाइम पीरियड नहीं है जब तक या तो लॉ में चेंजेस नहीं आए या फिर जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंडर में एडवांस रूलिंग मिली है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। थर्ड इज कैन इन एडवांस रूलिंग गिवन बी नलीफाइड। क्या वो नलीफाई हो सकती है? हाँ, सेक्शन 104 हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड आगे मैंने जो है यहाँ पे एक फाइल अपलोड करी है जिसमें कि आपको जितने भी पास्ट अभी तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सीए, सीएस एंड सीएमए, ये जो है पीडीएफ अटैच्ड है इस वीडियो के साथ में। आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट स्टिल एक बार पढ़ के जो है क्लेरिफाई कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो बाय, टेक केयर।